सबसे पहले आप ये देखिए। अब आपने जो देखा उसकी बात करते हैं। तो कुछ दिन पहले ट्विटर से लेकर सभी सोशल मीडिया पर इस बारे में बवाल मचा हुआ था। एक मिनट, शायद अभी भी कुछ लोग नहीं समझे होंगे। उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये सभी ऐसे ट्वीट्स थे जिनको ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शायद पसंद नहीं है या फिर उसकी टाइमिंग से प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है तब से लेकर विवाद या फिर कंट्रोवर्सी इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। बावजूद इसके इसका काम अपनी रफ्तार से बना हुआ है और हाल ही में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बिल्डिंग्स को पूरा करने की डेडलाइन भी आ गई है। अब जल्दी से पहले इस कंट्रोवर्सी को एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है, ये कंट्रोवर्सी आखिर है क्या। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई। नया प्रोजेक्ट हेरिटेज को ख़त्म करने जैसा है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होगा, एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है और एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो बड़े लेवल पे पेड़ों को काटे जाने पर चिंतित है। तो ये मोटी मोटी कंट्रोवर्सी है जो आपने अभी देखी। अब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था उसको भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट का इस्तेमाल पूरी तरह से कानूनी है। लैंड यूज के लिए जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से सहमति मिली है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग है। डेवलपमेंट के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से परमिशन लेना और ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए जो अंदर के एरिया है उसमें स्मोक टावर सेटअप करना भी ज़रूरी बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आखिर में कोर्ट ने यह भी कहा कि डेवलपमेंट में यूज होने वाले मटेरियल का एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना ज़रूरी है और इस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें थी कंट्रोवर्सी और कोर्ट के डिसीजन को लेकर। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है कि कोविड जैसी सिचुएशन में भी इसके काम को रोका नहीं गया और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को एसेंशियल कैटेगरी में रखा है। ये भी जानते हैं कि आखिर इसमें कहाँ क्या बनना है, कितनी बिल्डिंग्स इसके लिए गिराई जाएंगी, कितनी बिल्डिंग्स को रिनोवेट किया जाएगा और कितनी बिल्डिंग्स का इस्तेमाल बदलेगा और संसद यानी कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में कहाँ क्या होगा, ये सभी इस एपिसोड में जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा क्या है। तो एक बात क्लियर कर लो कि सेंट्रल विस्टा कोई नया नाम नहीं है जो भारत सरकार ने अभी रखा हो। इसकी कहानी 1911 यानी कि 1911 से शुरू होती है। ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय कोलकाता उनकी राजधानी थी। लेकिन बंगाल में अचानक प्रोटेस्ट होने के कारण दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज V ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। फिर दिल्ली में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनाने का जिम्मेदारी एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को, और इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिज़ाइन किया जो आज हम देखते हैं। उसकी बात करूं तो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक यानी कि 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शांस एलिजे से इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित था। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस जो अब राष्ट्रपति भवन है और काउंसिल हाउस जो अब पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक आप जानते ही हैं, और किंग जॉर्ज स्टैचू जिसे बाद में वॉर मेमोरियल बनाया गया का डेवलपमेंट किया था। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही राजपथ के दोनों ओर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाने का प्लान था, लेकिन ये आज़ादी के वक्त तक नहीं बन सके थे। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो सेंट्रल विस्टा का अधूरा मॉडल मिला, लेकिन फिर आज़ादी के बाद सेंट्रल विस्टा के दोनों ओर कई बिल्डिंग्स बनी जिसमें रेल भवन, वायु भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन जैसी बिल्डिंग्स 1962 तक यहाँ बन चुकी थी। इस तरह अलग अलग मिनिस्ट्री ने अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई। इस वक्त की बात करूँ तो सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, IGNCA, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, बीकानेर हाउस आते हैं। तो अब ये जानते हैं कि आखिर ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्टा के पूरे एरिया को नए तरीके से डेवलप करने के प्रोजेक्ट का नाम ही सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें मौजूदा कुछ बिल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रिनोवेट किया जाएगा और कुछ को गिराकर उनकी जगह नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के दौरान किस बिल्डिंग्स को गिराया जाएगा और किन्हें नहीं, इसे लेकर इस साल 18 मार्च को लोकसभा में इसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि इसे लेकर अभी कोई फाइनल लिस्ट बनी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन बनाने वाले डॉक्टर बिमल पटेल ने जून 2020 में एक सेमिनार के दौरान इसकी पूरी डिज़ाइन शेयर की।
जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान कहाँ क्या होगा। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इस डिज़ाइन में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कि क्या बदलाव हो सकता है और कहाँ क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले वो बिल्डिंग्स जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का पार्ट नहीं है। दूसरी वो बिल्डिंग्स हैं जिनका यूज या इस्तेमाल बदलेगा। उनमें नॉर्थ ब्लॉक, जहां भी फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का ऑफिस है, और साउथ ब्लॉक जहां भी PMO, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरीट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस है। इन दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा, यानी कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। फिर बात करते हैं संसद की मौजूदा बिल्डिंग की, तो इसे आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज में बदला जाएगा। इसका यूज पार्लियामेंट के प्रोग्राम्स में भी किया जाएगा, और अभी जहां जामनगर हाउस है वहां रीडेवलपमेंट के बाद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को शिफ्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं जिन बिल्डिंग्स को रिनोवेट किया जाएगा, यानी कुछ बदलाव किए जाएंगे। नेशनल आर्काइव्स, वाणिज्य भवन को रिनोवेट किया जाएगा। तो ये दोनों हैं जो रिनोवेट किया जाएगा इनको। और फाइनली उन बिल्डिंग्स को जानते हैं जिनको पूरी तरह से नए सिरे से बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में संसद की नई बिल्डिंग बनेगी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के नए रेजिडेंस बनेंगे, नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा जिसमें सरकार के सभी मिनिस्ट्री और उनके ऑफिस शिफ्ट होंगे। फिर कृषि भवन, शास्त्री भवन, INGCA, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, उपराष्ट्रपति निवास, जामनगर हाउस को रिनोवेशन करने के लिए गिराया जाएगा। और इन बिल्डिंग्स की जगह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 10 नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। इसके साथ ही जिस जगह पर अभी जवाहर भवन है और निर्माण भवन है वहां पर सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया जाएगा। अब बात आती है कि इस संसद की नई बिल्डिंग में क्या खास होगा। तो संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर में फैली है। संसद की नई बिल्डिंग 20,866 स्क्वायर मीटर में फैली होगी, यानी मौजूदा बिल्डिंग से करीब 4,000 स्क्वायर मीटर ज़्यादा बड़ी है। नए भवन में संसदों के लिए लगभग 876 और राज्यसभा संसदों के लिए करीब 400 सीटें होंगी। संसद के ज्वाइंट सेशन में लोकसभा चैम्बर में 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि जिन सीटों पर 2 सांसद बैठेंगे उनमें ज्वाइंट सेशन के दौरान 3 सांसदों के बैठने का प्रोविजन यानी कि नियम होगा। नई संसद बिल्डिंग में लोकसभा में कुछ इस तरह से सेटिंग अरेंजमेंट होगा जिससे हर सीट के आगे एक डेस्क भी लगी होगी। अभी की लोकसभा में सिर्फ पहली 2 रो में डेस्क है। नए सदन में 2 सांसदों के लिए एक सीट होगी जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होगी, यानी एक सांसद को 60 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी। ट्रायंगल शेप में बनी बिल्डिंग की ऊंचाई पुरानी बिल्डिंग जितनी ही होगी। इसमें सांसदों के लिए लॉन्ज, फीमेल सांसदों के लिए लॉन्ज अलग से होगा, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। नई बिल्डिंग्स में पब्लिक गैलरी भी होगी। इसमें भारतीय लोकतंत्र से जुड़ी कई हेरिटेज को दिखाया जाएगा। अब प्रोजेक्ट सुनने में और देखने में दोनों में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कब तक पूरा होगा ये भी एक सवाल है। तो आइए बताते हैं कि कब तक किसके पूरा होने का डेडलाइन है। तो 20,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए सेंटर की सभी मिनिस्ट्री से 13,450 करोड़ रुपए का क्लियरेंस मिल चुका है, और अकेले संसद की नई बिल्डिंग बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट में जितनी बिल्डिंग शामिल है उनको पूरा करने के लिए टाइमलाइन भी तय हुई है। इसके मुताबिक उपराष्ट्रपति का जो रेजिडेंस है वो मई 2022 तक रेडी होना है। संसद की नई बिल्डिंग का काम नवंबर 2022 तक पूरा होना है। प्रधानमंत्री आवास का डेवलपमेंट दिसंबर 2022 तक पूरा होना है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहने वाले SPG की जो बिल्डिंग होगी वो दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। फिर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 10 बिल्डिंग मई 2030 से जून 2025 तक, और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। तो इतना सब जानने के बाद अब मन में एक बात जरूर आती है कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो 2026 में लोकसभा सीटों का नए सिरे से डिलिमिटेशन का काम शेड्यूल है, जिसके बाद सदन में सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर नई बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, और अभी लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। आर्टिकल 81 यानी कि 81 के मुताबिक अभी देश में 550 से ज्यादा लोकसभा सीट नहीं हो सकती है। इसमें 530 राज्यों की जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों की हो सकती है, लेकिन देश की पॉपुलेशन को देखते हुए इसमें बदलाव की बात हो रही है। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो चुकी है और खराब भी हो रही है, और इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी तो सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में जगह नहीं रहेगी। और वैसे भी 2021 में इस बिल्डिंग को बने हुए 100 साल पूरे होने वाले हैं।
तो देखा आपने, लोकतंत्र का जो मंदिर है आज खुद को लोकतांत्रिक साबित करने की कश्मकश में फंसा है। लेकिन अभी ये बदलाव नहीं होता है तो आने वाले कुछ सालों में इसकी ज़रूरत को नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। कैसा लगा एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल प्रेस करना ना भूलें।